हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसके अंदर मैंने सेक्शन 82 ऑफ सीआरपीसी डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपसे बात करी थी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है। तो आज हम सेक्शन 83 से लेकर सेक्शन 90 तक डिस्कस करेंगे। इसी आगे चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के प्रोविजंस हम पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है। अभी तक मेरे सीआरपीसी के ऊपर आपको 14 वीडियोस मिल जाएंगे, 14 वीडियोस आर देयर। तो उस प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन एक बार चेक जरूर करना। और लेबर लॉ का मेरा जो कंटेंट है 60 प्लस वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पर, जो कि ईपीएफओ के स्टूडेंट्स के लिए, एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए, नेट के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप वो कंटेंट देख सकते हैं, कंप्लीट आपके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है, फ्रीली डाउनलोडेबल है। तो अब हम सेक्शन 83 ऑफ सीआरपीसी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए सेक्शन 83, ये वाला प्रोविजन बात करता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। कि सेक्शन 82 के अंदर जो व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर चुका है या एब्सकॉन्ड करने वाला है, कोर्ट को लगता है कि वो भाग जाएगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे। मैंने आपको सेक्शन 82 में दो कैटेगरी बताई थी जब मैंने आपको वीडियो बताई थी। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो सेक्शन 82 में मैंने दो कैटेगरी बताई थी आपको। पहली कैटेगरी तो सिंपल केसेस की थी, जहां पे पहले कोर्ट यूजुअली अटैचमेंट करता है, और सेकंड केस में अगर 30 डेज का जो प्रोक्लेमेशन है जो आपको कोर्ट में अपियर होना पड़ता है, अगर आप नहीं आए तो 82 क्लॉज 4 के अंदर डायरेक्ट आपको कोर्ट प्रोनाउंस कर देता है एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और उस केस में भी कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देता है, और आपको फिर उसके बाद पुलिस को बोलता है इसको ढूंढ के लाओ, तो उसमें पुलिस को इनाम मिलता है जब पुलिस उसको पकड़ के लाती है। तो सेक्शन 83 कहता है कि जिस कोर्ट ने सेक्शन 82 के अंदर प्रोक्लेमेशन इशू किया है, जिस कोर्ट ने सेक्शन 82 के अंदर प्रोक्लेमेशन इशू किया है, वो ऑर्डर करेगी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का। किसका ऑर्डर करेगी? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का। अब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है उसके ऊपर हम जाते हैं। सबसे पहले हमें यह समझनी पड़ेगी कि आप प्रॉपर्टी सिर्फ मूवेबल है हो या इमूवेबल हो। तो ध्यान रखना, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, मतलब हीरे जवाहरात आपके पास जो गहने, टीवी, फ्रिज, ये सब भी प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर आपकी जमीन जायदाद, इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोनों ही प्रॉपर्टी को कोर्ट अटैच करने का ऑर्डर पास कर सकती है, जो कि प्रोक्लेम्ड जो पर्सन है जिसको 30 दिन के अंदर कोर्ट में अपियर होना था और वो अपियर नहीं हुआ, तो दोनों ही केस में कोर्ट बोलेगी भैया आपकी प्रॉपर्टी हम अटैच करने जा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी हम कोर्ट के पास जब्त कर लेंगे। ठीक है, उसको कुर्की जब्त करना कहते हैं। अगर आप रियल लाइफ में कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता होगा कुर्की की जब्ती क्या होती है। तो वो इसी के अंदर होती है। अब सोचिए कि कोर्ट ने जिस टाइम पे इशू करने का सोचा था प्रोक्लेमेशन, 30 डेज से पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि 82 के अंदर प्रोसेस क्या बताया था मैंने कि पहले कोर्ट एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश करता है जिसके अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट, जो कि वारंट पे भी नहीं आया, वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, अरेस्ट वारंट पे भी नहीं कोर्ट में प्रेजेंट हुआ, पुलिस उसको नहीं ला पाई, तो कोर्ट क्या करता है यूजुअली 82 के अंदर प्रोक्लेमेशन इशू करता है और 30 डेज का टाइम दे देता है। बोलता साहब आप 30 दिन के अंदर अपियर हो जाओ। वो नहीं होता तो कोर्ट फिर आगे की प्रोसीडिंग करता है। तो जिस टाइम पे कोर्ट अपना ये प्रोक्लेमेशन इशू कर रहा था, मान लीजिए कोर्ट के पास एक वैलिड रीजन था कि वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को उसी टाइम डिस्पोज करने वाला है, कोर्ट के पास ही इंफॉर्मेशन आ गई, या फिर वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी का पार्ट डिस्पोज कर देगा। याद रखना 30 डेज के बाद नहीं कह रहा, जिस टाइम पे प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने वाला है, जिस टाइम पे प्रोक्लेमेशन इशू होने वाला है, उसी टाइम की बात कर रहा हूं मैं। अगर उसी टाइम पे कोर्ट को लगता है कि कोर्ट, मतलब वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर देगा, तो कोर्ट उस केस में साइमल्टेनियस अटैचमेंट ऑर्डर कर देगा। क्या ऑर्डर कर देगा? वर्ड ध्यान रखना, साइमल्टेनियस अटैचमेंट ऑर्डर कर देगा। मतलब कि प्रोक्लेमेशन तो इशू होगा ही होगा, जहां पे 30 दिन का टाइम मिलता है। प्रोक्लेमेशन कौन से सेक्शन में इशू होता है? 82 के अंदर। प्लस उसके साथ के साथ ही अटैचमेंट ऑर्डर कर देगा। क्यों साथ के साथ अटैचमेंट ऑर्डर कर देगा? क्योंकि कोर्ट हैज द रीजन टू बिलीव कि वो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी का कोई पार्ट या फिर अपनी इंटायर प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ, बेच के भागने वाला है। तो कोर्ट इस केस में, कोर्ट के पास टाइम नहीं है, कोर्ट हैज टू टेक सम इमरजेंसी मेजर। तो एज एन इमरजेंसी मेजर, एज अ रैपिड मेजर, कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू करेगा, साथ के साथ उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर देगा। बेचेगा नहीं, अटैच कर देगा। मतलब वो प्रॉपर्टी एक तरीके से फ्रीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है, वो ऑथराइज करेगा
वहां के डीएम के इंडोर्समेंट के बाद, जिसके एरिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिस डीएम के एरिया में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एरिया में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ना, वहां उसको ऑथराइज करेगा कि आप अटैचमेंट को आगे प्रोसीड करिए, प्रॉपर्टी को अटैच करिए। तो मान लीजिए अगर वो अटैचमेंट जिस प्रॉपर्टी को कर रहा है वो एक कर्जा है, मान लीजिए उस व्यक्ति को किसी से कर्जा लेना था, वो भागा हुआ है, तो वो एक कर्जा है अगर, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा, या तो उसको सीज कर लेगा, या तो रिसीवर अपॉइंट कर देगा, या तो सीज कर लेगा तो रिसीवर अपॉइंट कर देगा। ध्यान रखना, रिसीवर एक कोर्ट का ऑफिसर होता है जो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, रिसीवर अपॉइंट कर देगा, या तो कोर्ट एक राइटिंग में ऑर्डर इशू करेगा जिससे उस प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी है ना वो प्रोहिबिट हो जाएगी। प्रॉपर्टी की डिलीवरी प्रोहिबिट का मतलब कि कोर्ट ये कह देगा कि साहब इस प्रॉपर्टी को आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोर्ट का राइटिंग में ऑर्डर है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना कर रहे हैं, यू आर डूइंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसकी अलग प्रोसीडिंग आप पे क्रिमिनल चलेगी। फिर ध्यान रखना, कोर्ट का बड़ा सीरियस ऑर्डर होता है। तो अगर वो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर कोई डेट है, डेट अपने आप में एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, या तो सीजर एक्चुअल सीज कर लिया जाएगा उस प्रॉपर्टी को, या तो रिसीवर एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाएगा, या फिर ऑर्डर इन राइटिंग किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई भी तरीका कॉम्बिनेशन में अप्लाई किया जा सकता है। पर्पस क्या है, पर्पस है प्रॉपर्टी को अटैच करना है। कैसे करना है ये तरीका आपके सामने लिख दिया मैंने। अब सवाल आता है कि अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, अगर वो प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल है, क्या है, इमूवेबल, तो उस केस में क्या करेंगे, पोजेशन ले सकते हो, सबसे आसान तरीका, डबल एस आएगा यहां, रिसीवर अपॉइंट कर लो, दूसरा तरीका मैंने बताया प्रॉपर्टी की देखभाल करता है ये बंदा, या फिर ऑर्डर इन राइटिंग कर दो, ऑर्डर इन राइटिंग, जिससे आप डिलीवरी, उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी को प्रोहिबिट कर दोगे। मतलब कोई व्यक्ति अब उस प्रॉपर्टी को बेचेगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, उसकी अलग क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है। या फिर आप इनमें से कोई सा मेथड अप्लाई कर लो अगर वो प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल है। मान लीजिए वो प्रॉपर्टी, ध्यान रखना एक चीज आप यहां पे ध्यान रखना कि अगर इमूवेबल है तो वो प्रॉपर्टी को उस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर साहब ये काम करवाएंगे। ये आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, एसडीएम रैंक के भी हो सकते हैं, तो ये कलेक्टर साहब ये काम कराएंगे। तो ये अगर वो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो अब सवाल आता है कि अगर वो प्रॉपर्टी को लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक मतलब कोई गाय भैंस है वो प्रॉपर्टी, कोई बकरी है, लाइव स्टॉक मतलब जो आपके जानवर होते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है तो उस केस में अगर, या फिर वो प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की है, जो जल्दी खराब हो सकती है, फल है, सब्जियां हैं जो जल्दी खराब हो सकती है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी इमीडिएट सेल ऑर्डर कर देगी। क्या ऑर्डर कर देगी, इमीडिएट सेल। ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने आपको तीन तरीके बताए, मूवेबल प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और लाइव स्टॉक या फिर पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी का। यहां पे इमीडिएट सेल, यहां पे इमीडिएट सेल नहीं होगी, यहां पे इमीडिएट सेल नहीं होगी, यहां पे रिसीवर अपॉइंट, रिसीवर अपॉइंट, नो रिसीवर अपॉइंट, यहां पे प्रोहिबिटिंग डिलीवरी का ऑर्डर, प्रोहिबिटिंग डिलीवरी का ऑर्डर, नो प्रोहिबिटिंग डिलीवरी का ऑर्डर। यहां पे या तो एक्चुअल सीजर कर लो, यहां पे एक्चुअल पोजेशन में ले लो, यहां सीज करनी पड़ती है, यहां पोजेशन में लेनी पड़ती है, दो अलग अलग चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल आता है कि यहाँ पे जो रिसीवर की पावर है वो पावर सेम जो आपकी सीपीसी के अंदर रिसीवर की पावर है ना ऑर्डर 40 में, वही वाली पावर यहाँ पे रिसीवर के ऊपर है, ध्यान रखना। अब चलते हैं हम सेक्शन 84 पे। सेक्शन 83 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन। लेट सपोज प्रोक्लेम्ड पर्सन, जिसको कोर्ट में बुलाना है, जिसके लिए प्रोक्लेमेशन इशू किया था 82 के अंदर, उसके अलावा अगर किसी बंदे ने बोला साहब मेरा इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, आपने कैसे अटैच कर दिया इस प्रॉपर्टी को, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो उस केस में कोर्ट उसका क्लेम एंटरटेन करेगी, कोर्ट उसकी बात सुनेगी, कोर्ट उसका इंक्वायरी करेगी। इसी के ऊपर है आपका सेक्शन 84। लेकिन आपको, मतलब अगर आप प्रोक्लेम पर्सन के अलावा कोई व्यक्ति और आपका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, कौन सी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, अटैच्ड प्रॉपर्टी में, जो कोर्ट अटैच करने वाली या फिर अटैच कर चुकी है, अटैच्ड प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है और आप प्रोक्लेम्ड पर्सन ही, उसके अलावा कोई दूसरे व्यक्ति हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, आपसे बोलेगी कि आपने क्या विद इन 6 मंथ्स अप्लाई किया, क्लेम फाइल किया, ऑब्जेक्शन फाइल किया। विद इन 6 मंथ्स कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। जिस दिन कोर्ट ने
अटैच करने की जो डेट ऑर्डर पास किया वहां से 6 महीने के अंदर अगर किसी की उस प्रॉपर्टी में किसी का इंटरेस्ट है, किसी का राइट, किसी का क्लेम बनता है, तो सेक्शन 84 उसको अलाउ करता है कि भाई 6 महीने के अंदर अदालत आओ और अपना ऑब्जेक्शन, अपना क्लेम रेज करो, जो भी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है वो बोलो। कोर्ट क्या कंडक्ट करेगा? कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और ये चेक करेगा कि क्या एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी उस प्रोक्लेम पर्सन की नहीं होगी, क्या इस व्यक्ति की है। ध्यान रखना, ये प्रोक्लेम पर्सन नहीं है, ये अदर देन द प्रोक्लेम पर्सन है। मतलब जो भागा हुआ है, जिसको कोर्ट, जिसके लिए सेक्शन 82 का प्रोक्लेमेशन इशू, ये वो नहीं है, ये उसके अलावा वाला कोई व्यक्ति है। इसलिए कंफ्यूज मत होना इस पॉइंट पे, ठीक है। अब मान लो वो व्यक्ति मर जाता है, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू कर सकता है इस मैटर को? यस, कर सकता है। मतलब मान लो मेरा क्लेम है, मैंने क्लेम के लिए फाइल करा और मेरी मौत हो गई, तो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस क्लेम को कंटिन्यू करेगा। ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 84 के अंदर ही है। लेट सपोज आप क्लेम लूज कर गए, आप क्लेम लूज कर गए, तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो मगर विद इन 1 ईयर। कहां से? विद इन 1 ईयर। कितना? याद रखना, अपने ऑब्जेक्टिव पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 1 साल का और वक्त है। अगर आप यहाँ पे क्लेम 6 महीने के अंदर आपने फाइल किया और आप क्लेम हार गए, यहाँ पे आपका काम नहीं बना, इंक्वायरी के बाद कोर्ट ने ये फैसला किया कि नहीं, आपका क्लेम नहीं बनता, तो आप सिविल सूट भी फाइल करके अपना राइट स्टैब्लिश कर सकते हो। मगर जब तक सिविल सूट का फैसला नहीं आ जाता, सेक्शन 84 में पास किया हुआ ऑर्डर कंक्लूसिव रहेगा। कंक्लूसिव रहेगा मतलब वही ऑर्डर माना जाएगा। कब तक माना जाएगा? जब तक सिविल सूट का फैसला ना आ जाए। सिविल सूट का फैसला अगर जीत गए तो ये ऑर्डर खारिज हो जाएगा, हार गए तो ये चलता रहेगा अपना, क्योंकि हारोगे तो दोनों में सेम फैसला आएगा। इसीलिए सेक्शन 84 में आपको 2 टाइमिंग दिया। पहला टाइमिंग कौन सा ध्यान रखना है? अगर प्रॉपर्टी अटैच कर दी और आप प्रोक्लेम पर्सन नहीं है और आपका उसमें क्लेम बनता है, तो 6 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट आप फाइल कर दीजिए क्लेम, कोर्ट इंक्वायरी करेगी। और अगर आप केस जीत गए, हार गए अगर आप केस, तो आपके पास फिर भी राइट है सिविल सूट फाइल करने का। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, यहाँ पे सेक्शन 84 की प्रोसीडिंग क्रिमिनल केस सीआरपीसी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगी, लेकिन सिविल सूट आपका मजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं चलेगी। सिविल सूट आपका चलेगा सिविल जज की कोर्ट में। वो चीज ध्यान रखनी है। वहां पे आपके पास कितना टाइम है? आपके पास है 1 साल का वक्त। कितना टाइम है आपके पास? 1 साल का वक्त है, ये चीज ध्यान रखना। तो अब चलते हैं हम सेक्शन 85 पे। रिलीज, सेल and restoration of attached property. Release, sale and restoration of attached property. देखिए सेक्शन 85 कहता है कि लेट सपोज जिस बंदे के खिलाफ सेक्शन 82 का प्रोक्लेमेशन इशू किया था, अगर वो अपीयर हो जाता है स्पेसिफाइड टाइम में, स्पेसिफाइड टाइम कितना था? 30 डेज का। कहां लिखा था? सेक्शन 82 के अंदर लिखा था। अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में अपीयर हो जाता है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? प्रॉपर्टी रिलीज कर देगा। मतलब जो अटैचमेंट ऑर्डर था उसको हटा देगा। कोर्ट बोलेगा ठीक है, आप आगे टाइम पे, आपको अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस चाहिए था, उससे बॉन्ड भरवाएगा कोर्ट, एक पर्सनल बॉन्ड, श्योरिटी के साथ भी भरवा सकता है, श्योरिटी के बिना भी, और कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कर देगा। मगर अगर वो व्यक्ति नहीं आया, अगर वो प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आया टाइम के अंदर, 30 दिन के अंदर, तो कोर्ट क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में छोड़ देगा कि वो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है। ध्यान रखना, मगर 6 महीने तक नहीं करेगी। प्रॉपर्टी डिस्पोजल 6 महीने तक नहीं करेगी। जहां से अटैचमेंट की डेट है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, याद रखना, डेट ऑफ अटैचमेंट से 6 महीने तक कोर्ट वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज नहीं करने वाली। कोर्ट उस प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे है, लेकिन कोर्ट उसे अभी नहीं बेचेगी। और अगर क्यों नहीं बेचेगी पहले ये समझिए। आपको अभी मैंने सेक्शन 84 में बताया था कि 6 महीने के अंदर अगर किसी दूसरे व्यक्ति का भी कोई क्लेम और ऑब्जेक्शन होता है, उस प्रॉपर्टी में कोई राइट, कोई इंटरेस्ट उसका एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो वो अपना क्लेम फाइल करता है। तो कोर्ट इसलिए यूजुअली बेचती नहीं है। तो इसीलिए 6 महीने तक वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे है और 6 महीने तक उसको नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर अगर क्लेम आ गया मान लीजिए, तो क्लेम अगर आगे तक चला, 6 महीने के बाद भी चला, 84 का क्लेम अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको,
तो वो अगर आगे तक चला तो तब तक चलेगा जब तक उस क्लेम का फैसला नहीं आ जाए, तब तक नहीं बेचेगी। 6 महीना तो मिनिमम टाइम है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अगर सवाल आता है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो जल्दी सड़ रही है, पेरिशेबल नेचर की है, खराब हो रही है, स्पीडी डिके हो रहा है उस प्रॉपर्टी का, तो क्या करोगे? उसको आपको बेचना ही पड़ेगा। कोर्ट को लगता है कि भैया ये तो सामान रखे रखे ही खराब हो जाएगा, इसकी तो यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, तो क्या करोगे? बेच दोगे भाई, खत्म करो, हटाओ उस प्रॉपर्टी को, कोई जरूरत नहीं है अब उस प्रॉपर्टी की। बात समझ में आई? सेक्शन 85 क्लियरली बोलता है, पहला पोर्शन सेक्शन 85 ने क्या बोला, आपके खिलाफ 82 की प्रोक्लेमेशन थी, आप अपीयर हो गए, कोर्ट ने रिलीज कर दी प्रॉपर्टी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि आप अपीयर नहीं होते हो तो उस केस में कोर्ट 6 महीना तक वेट करती है, या फिर जब तक आपका 84 का क्लेम एडजस्ट नहीं हो जाता तो तब तक वेट करती है। उसके बाद आपका कोर्ट जो भी फैसला होता है प्रॉपर्टी बेच देती है। अब सवाल आता है कि मान लो फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, जिस दिन कोर्ट ने उस प्रॉपर्टी को अटैच किया, वहां से 2 साल के अंदर, वहां से कितने साल के अंदर? 2 साल के अंदर, वहां से 2 साल के अंदर अगर मान लो वो प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर हो जाता है, 30 डेज में नहीं अपीयर हो, बदमाश है वो बंदा, वो 2 साल के अंदर अपीयर हो जाता है विद अ रीजनेबल कॉज, कि कोर्ट में वो ये कह देता है कि साहब मुझे तो प्रोक्लेमेशन ही नहीं मिला, प्रूफ कर देता है, बोला कि साहब मैं अपने आप को छुपा नहीं रहा था, मैं वारंट नहीं, मैं तो बीमार था, मेरे को तो पैरालिसिस था, मेरे बारे में किसी को पता ही नहीं था, मैं एक्सीडेंट हो गया था, मेरा कोमा में था मैं पिछले 11 महीने से, ऐसा कुछ कोर्ट में प्रूफ कर देता है, मेडिकल रिकॉर्ड दे देता है, तो 2 साल के अंदर, कहां से 2 साल काउंट करना है? फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट 2 साल काउंट करना है। तो वहां से अगर वो बोलता है कि साहब मैं तो नहीं आ सकता था, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था ना, मैं कैसे आता, मैं तो 11 महीने से कोमा में था, मुझे पता ही नहीं था, मैं क्यों वारंट कंसील करूंगा, मैं क्यों भागूंगा, मैं पागल हूं, प्रॉपर्टी बिकवाऊंगा। तो उस केस में कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गई, कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गई तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी होगी, क्योंकि अभी तो आपने बोला ऊपर कि 6 महीने तक ही तो कोर्ट रुकती है, अगर कोर्ट ने पहले प्रॉपर्टी बेच दी तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी? आपको आपका नेट प्रोसीड दे देगी, जितना आपका बनता है ना, जो पैसा आपका हिस्से का वैलिड उस बंदे का बनता, उसको उसकी प्रॉपर्टी बिका हुआ जो पैसा होगा वो उसको वापस कर देगी। मतलब अगर अभी तक कोर्ट ने नहीं बेचा प्रॉपर्टी तब तो उसको प्रॉपर्टी रिलीज करके वापस कर देगी, रिस्टोर कर देगी। नहीं तो अगर बेच दिया तो जो भी नेट प्रोसीड बेचने के बाद उसका बनता है उस व्यक्ति का, जो प्रोक्लेम पर्सन था वो 2 साल के अंदर आया, फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट आया, उसने अपना रीजन दिया, कोर्ट को सेटिस्फाई किया कि मैं वारंट से कंसील नहीं कर रहा था, मैं भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मेरे को वारंट मिला ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था, और वो प्रूव कर देता है कोर्ट में, एक वैलिड रीजन बताया, मैंने आपको कोमा में था साहब, पैरालिसिस मारा हुआ था, कैसे आता। तो उस केस के अंदर कोर्ट जो भी अगर प्रॉपर्टी बेच दिया तो उसका रिलीज कर देगी। अब सवाल आता है कि अगर कोर्ट ने यहां पे 85 में रिजेक्ट कर दिया, आपका जो क्लेम है, आपका 85(3) का जो क्लेम है, जो लास्ट वाला ये थर्ड कैटेगरी मैंने बताई, कोर्ट ने इस थर्ड कैटेगरी का क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया, तो क्या आप अपील कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कौन सा क्लेम? 85(3) के क्लेम के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 86 में ये बात लिखी हुई है कि आपके पास अपील का राइट है। किसके रिगार्डिंग? 85(3). आप 2 साल के अंदर आए, आपने रीजन दिया, कोर्ट ने आपका रीजन हटा दिया, तो जहां पे अपील जाती, ऑर्डिनरी जहां पे अपील जानी चाहिए सेक्शन 85 की, वहां पे आपकी अपील जाएगी और आपका अपील एंटरटेन हो जाएगा। कौन से सेक्शन में लिखा है? 86 में लिखा है। किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए? 85 क्लॉज 3, थर्ड वाला, ये 2 साल के अंदर वाला जो क्लॉज है 85 के अंदर, उसके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं। अब चलते हैं सेक्शन 87 पे। सेक्शन 87 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होता है। इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ, या तो समन की जगह, और इन एडिशन टू, या फिर समन के बाद, मतलब समन भी इशू किया और वारंट भी इशू किया। देखिए कई सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे कोर्ट पहले समन इशू करती है, वो व्यक्ति समन पे भी अपीयर नहीं हुआ, वो व्यक्ति समन पे कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो कोर्ट बेलेबल वारंट इशू करती है, बेलेबल वारंट पे अपीयर नहीं हुआ तो कोर्ट एनबीडब्ल्यू इशू करती है, अगर वो एनबीडब्ल्यू पे भी नहीं आया तो कोर्ट 82 की प्रोसीडिंग चला देती है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। कोर्ट चाहे
तो समन पे अपीयर नहीं हुआ तो डायरेक्ट एनबीडब्ल्यू भी इशू कर सकती है। ये कोई प्रोसेस नहीं है कि पहले बेलेबल वारंट इशू करना पड़ेगा। कोर्ट प्रोसीडिंग में प्रैक्टिकली कोर्ट डायरेक्ट एनबीडब्ल्यू भी इशू कर सकती है। इवन कोर्ट वारंट इशू करने के बाद डायरेक्ट ये प्रोसीडिंग भी चला सकती है, ध्यान रखना, ठीक है, वारंट अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो यहां पे सेक्शन 87 इसलिए बना है कि जिन जिन केसेस में समन इशू होता है वहां पे अगर कोर्ट को लगता है कि ये समन पे व्यक्ति अपीयर नहीं होगा, ये रीजनेबल टाइम में नहीं आएगा, कोर्ट हैज अ रीजन टू बिलीव, कोर्ट के पास अगर वैलिड ग्राउंड है इस चीज के, तो उस केस में कोर्ट समन को छोड़ के वारंट डायरेक्ट इशू कर सकती है। उस केस में इशू होना था समन, लेकिन कोर्ट वारंट कर देगी, या तो इन ल्यू ऑफ पहली कैटेगरी है, या फिर जहां समन इशू किया और समन पे नहीं आया तो वारंट कर दो, वारंट पे नहीं आया तो पीओ की प्रोसीडिंग चला दो, सेक्शन 82 वाली अभी जो पढ़ा मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, लिंक देख लेना एक बार डिस्क्रिप्शन में। तो यहां तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, 87 समझ में आ गया। अब चलते हैं 88 पे। जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो आपसे बॉन्ड भरवाता है विद और विदाउट श्योरिटीज। जो आप अपीयर होते हैं तो अगली डेट पे भी आप आओगे, इसके लिए कोर्ट आपसे बॉन्ड भरवाता है। बॉन्ड में कुछ नहीं होता, एक पर्सनल बॉन्ड होता है, आपको आईडी जमा करनी पड़ती है। अगर श्योरिटी आता है तो उसको कोई एफडी का जो कोई एफडी की रसीद जमा कर दो, या पोस्ट ऑफिस की सेविंग है, अगर आपका पहले से कोई दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है तो वो उसकी रसीद जमा कर दो, उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जमा कराना पड़ता है। और कल को अगर आपका मैटर सॉर्ट आउट हो गया तो आप अपनी श्योरिटी रिलीज करा सकते हो। मगर श्योरिटी रिलीज कराने में एक चीज ध्यान रखना, जिसकी श्योरिटी है वही रिलीज कराएगा, अपना कागज वही रिलीज कराएगा। मान लो मैंने अपनी श्योरिटी दी तो मेरा भाई जाके रिलीज नहीं कराएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। तो कोर्ट के पास जैसे आप समन या वारंट पे अपीयर हो तो कोर्ट आपसे बॉन्ड भरवा लेगा आपके अपीयरेंस का, बस और कुछ नहीं। सेक्शन 89, अगर आप बॉन्ड की कंडीशन का ब्रीच कर देते, जो बॉन्ड में कंडीशन था कि आप देश छोड़ के नहीं जाएंगे, या फिर आप कोर्ट में अगली डेट पे इस टाइम पे अपीयर होंगे, आप नहीं अपीयर हुए तो आपको कोर्ट अरेस्ट कर लेगी। कोर्ट बोलेगी ठीक है भाई अरेस्ट का ऑर्डर निकालो, इसको पकड़ के लाओ। उसके बाद लास्ट सेक्शन 90 आज का, जिसके बाद आज की क्लास रैप हो जाएगी। सेक्शन 90, सेक्शन 90 कहता है इस वाले चैप्टर में जो मैंने आपको ये पढ़ाया, ये चैप्टर समन और वारंट दोनों पे एप्लीकेबल होता है, दोनों के रिगार्डिंग एप्लीकेबल होता है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कि जो भी समन की सर्विस है, समन का एग्जीक्यूशन है, जो भी वारंट की सर्विस है, वारंट का एग्जीक्यूशन है, वो हर जो इस कानून के अंदर जो समन और वारंट के प्रोविजन मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखे हैं। अगर आपको देखनी है मेरी समन वारंट पे वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट खोलो, सीआरपीसी की लिंक आपको मिल जाएगी, सारा कंटेंट एक साथ देख सकते हो। 14 वीडियोस ऑलरेडी पड़ी है, ये 15th वीडियो है। तो आपका सेक्शन 90 इतना कहता है। अगली वीडियो जो आपके साथ बनेगी उसमें सेक्शन 91 से कराएंगे अपन लोग, नया चैप्टर है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस, थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप कंटेंट देख सकते हैं मैं सीक्वेंस में सेक्शन बाय सेक्शन कंटेंट बनाता हूं और एक एक कंटेंट पे टाइम लगाता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छा क्वालिटी का कंटेंट मिले और रेगुलर कंटेंट मिले। ये महसूस ना हो कि यार 4 वीडियो देख ली कुछ नहीं अवेलेबल है। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझको। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।